नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका साहित्य सागर चैनल में, जहां शब्दों में बसता है समाज, संस्कृति और चेतना का संसार। आज हम लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास सेवा सदन का भाग 25 और 26। सार्वजनिक संस्थाएं भी प्रतिभाशाली मनुष्य की मोहताज होती हैं। यद्यपि विट्ठलदास के अनुयायियों की कमी न थी, लेकिन उनमें प्राय सामान्य अवस्था के लोग थे। ऊंची श्रेणी के लोग उनसे दूर भागते थे। पद्मसिंह के सम्मिलित होते ही इस संस्था में जान पड़ गई। नदी की पतली धार उमड़ पड़ी। बड़े आदमियों में उनकी चर्चा होने लगी। लोग उन पर कुछ कुछ विश्वास करने लगे। पद्मसिंह अकेले ना आए। बहुधा किसी काम को अच्छा समझकर भी हम उसमें हाथ लगाते हुए डरते हैं। नक्कू बन जाने का भय लगा रहता है। हम बड़े आदमियों के आ मिलने की राह देखा करते हैं। ज्यों ही किसी ने रास्ता खोला, हमारी हिम्मत बन जाती है। हमको हंसी का डर नहीं रहता। अकेले हम अपने घर में भी डरते हैं, दो होकर जंगलों में भी निर्भय रहते हैं। प्रोफेसर रमेश दत्त। लाला भगतराम और मिस्टर रुस्तम भाई गुप्त रूप से विट्ठलदास की सहायता करते रहते थे। अब वह खुल पड़े। सहायकों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। विट्ठलदास सुधार के विषय में मृदुभाषी बनना अनुचित समझते थे, इसलिए उनकी बातें अरुचिकर न होती थीं। मीठी नींद सोने वालों को उनका ठोरनाद अप्रिय लगता था। विट्ठलदास को इसकी चिंता न थी। पद्य सिंहधनी मनुष्य थे। उन्होंने बड़े उत्साह से वेश्याओं को शहर के मुख्य स्थानों से निकालने के लिए आंदोलन करना शुरू किया। म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारियों में 2-4 सज्जन विट्ठलदास के भक्त भी थे, किंतु वे इस प्रस्ताव को कार्य रूप में लाने के लिए यथेष्ट साहस न रखते थे। समस्या इतनी जटिल, उसकी कल्पना ही लोगों में भयभीत कर देती थी। वे सोचते थे कि इस प्रस्ताव को उठाने से न मालूम शहर में क्या हलचल मचे। शहर के कितने ही रईस, कितने ही राजी पदाधिकारी, कितने ही सौदागर इस प्रेम मंडी से संबंध रखते थे। कोई ग्राहक था, कोई पारखी। उन सबसे बैर मोल लेने का कौन साहस करता। म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारी उनके हाथों में कठपुतली के समान थे। पद्मसिंह ने बरों से मिल मिलाकर उनका ध्यान इस प्रस्ताव की ओर आकर्षित किया। प्रभाकर राव की तीव्र लेखनी ने उनकी बड़ी सहायता की। फैफले गए और जनता को जागृत करने के लिए व्याख्यानों का क्रम बांधा गया। रमेश दत्त और पद्य सिंह इस विषय में निपुण थे। इसका भार उन्होंने अपने सिर ले लिया। अब आंदोलन ने एक नियमित रूप धारण किया। पद्मसिंह ने यह प्रस्ताव उठा तो दिया, लेकिन वह इस पर जितना ही विचार करते थे होते गाय, उतने ही अंधकार में पड़ जाते थे। उन्हें यह विश्वास न होता था कि वेश्याओं के निर्वासन से आशातीत उपकार हो सकेगा। संभव है उपकार के बदले अपकार हो। बुराइयों का मुख्य उपचार मनुष्य का सज्जान है। इसके बिना कोई उपाय सफल नहीं हो सकता। कभी कभी वह सोचते सोचते हताश हो जाते, लेकिन इस पक्ष के एक समर्थक बनकर वे आप संदेह रखते हुए भी दूसरों पर इसे प्रकट करते थे। जनता के सामने तो उन्हें सुधारक बनते हुए संकोच न होता था, लेकिन अपने मित्रों और सज्जनों के सामने वह दृढ़ न रह सकते थे। उनके सामने आना शर्मा जी के लिए बड़ी कठिन परीक्षा थी। कोई कहता, किस फेर में पड़ गए हो, विट्ठलदास के चक्कर में तुम भी आ गए। चैन से जीवन व्यतीत करो, इन सब झमेलों में क्यों व्यर्थ पड़ते हो। कोई कहता, यार मालूम होता है तुम्हें किसी औरत ने चरका दिया है, तभी तुम वेश्याओं के पीछे इस तरह से पड़े हो। ऐसे मित्रों के सामने आदर्श और उपकार की बातचीत करना अपने को बेवकूफ बनाना है। व्याख्यान देते हुए भी जब शर्मा जी कोई भावपूर्ण बात कहते, करुणात्मक दृश्य दिखाने की चेष्टा करते, तो उन्हें शब्द नहीं मिलते थे। और शब्द मिलते तो उन्हें निकालते हुए शर्मा जी को बड़ी लज्जा आती थी। यथार्थ में वह इस रस में पगे नहीं थे। वह जब अपने भाव शैथिल्य की विवेचना करते तो उन्हें ज्ञात होता था कि मेरा हृदय प्रेम और अनुराग खाली है। कोई व्याख्यान समाप्त कर चुकने पर शर्मा जी को यह जानने की उतनी इच्छा नहीं होती थी कि श्रोताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, जितनी इसकी कि व्याख्यान सुंदर, सप्रमाण और ओजपूर्ण था या नहीं। लेकिन इन समस्याओं के होते हुए भी यह आंदोलन दिनों दिन बढ़ता जाता था। यह सफलता शर्मा जी के अनुरागों को कम उत्साहवर्धक थी। सदन सिंह के विवाह को अभी 2 मास। घर की चिंताओं से मुक्त होकर शर्मा जी अपनी पूरी शक्ति से इस आंदोलन में प्रवृत्त हो गए। कचहरी के काम में उनका जी न लगता। वहां भी वे प्रायः इन्हीं चिंताओं में पड़े रहते। एक ही विषय पर लगातार सोचते विचारते रहने से उस विषय से प्रेम हो जाया करता है। धीरे धीरे शर्मा जी के हृदय में प्रेम का उदय होने लगा, लेकिन जब यह विवाह निकट आ गया तो शर्मा जी का उत्साह कुछ क्षीण होने लगा। मन में यह समस्या उठी कि भैया यहाँ वेश्याओं के लिए अवश्य ही मुझे लिखेंगे। उस समय मैं क्या करूंगा। नाच के बिना सभा सूनी रहेगी। दूर दूर के गांवों से लोग नाच देखने आएंगे।
नाच न देखकर उन्हें निराशा होगी, भाई साहब बुरा मानेंगे। ऐसी अवस्था में मेरा क्या कर्तव्य है? भाई साहब को इस कुप्रथा से रोकना चाहिए। लेकिन क्या मैं इस दुष्कर कार्य में सफल हो सकूंगा? बड़ों के सामने न्याय और सिद्धांत की बातचीत असंगत सी जान पड़ती है। भाई साहब के मन में बड़े बड़े हौसले हैं। इन हौसलों को पूरे होने में कुछ भी कसर रही तो उन्हें दुख होगा। लेकिन कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य यही है कि अपने सिद्धांत का पालन करूं। यद्यपि इस सिद्धांत पालन से प्रसन्न होने वालों की संख्या बहुत कम थी और अप्रसन्न होने वाले बहुत थे, तथापि शर्मा जी ने इन्हीं गिने गिनाए मनुष्यों को प्रसन्न रखना उत्तम समझा। उन्होंने निश्चय कर लिया कि नाच न ठीक करूंगा। अपने घर से ही सुधार न कर सका तो दूसरों को सुधारने की चेष्टा करना बड़ी भारी धूर्तता है। ये निश्चय करके शर्मा जी बारात की सजावट के सामान जुटाने लगे। वह ऐसे आनंदोत्सवों में किफायत करना अनुचित समझते थे। इसके साथ ही वह अन्य सामग्रियों के बाहुल्य से नाच की कसर पूरी करना चाहते थे, जिससे उन पर किफायत का अपराध न लगे। एक दिन विट्ठल दास ने कहा, इन तैयारियों में आपने कितना खर्च किया? शर्मा जी, इसका हिसाब लौटने पर होगा। विट्ठल दास, तब भी 2000 से कम तो न होगा। हाँ, शायद कुछ इससे अधिक ही हो। विट्ठल, इतने रुपए आपने पानी में डाल दिए। किसी शुभ कार्य में लगा देते तो कितना उपकार होता। अब आप सरीखे विचारशील पुरुष धन को यूं नष्ट करते हैं तो दूसरों से क्या आशा की जा सकती है? शर्मा जी, इस विषय में मैं आपसे सहमत नहीं हूं। जिसे ईश्वर ने दिया हो उसे आनंदोत्सव में दिल खोलकर व्यय करना चाहिए। हाँ, आनंद लेकर नहीं, घर बेचकर नहीं, अपनी हैसियत देखकर। हृदय का उमंग ऐसे ही अवसर पर निकलता है। आपकी समझ में डॉक्टर श्यामाचरण की हैसियत 10-5 हजार रुपए खर्च करने की है या नहीं? शर्मा जी, इससे बहुत अधिक है। मगर अभी अपने लड़के के विवाह में उन्होंने बाजे गाजे खुआए, नाच तमाशे में बहुत कम खर्च किया। शर्मा जी, हाँ, नाच तमाशे में अवश्य कम खर्च किया, लेकिन इसकी कसर डिनर पार्टी में निकल गई, बल्कि अधिक। उनकी किफायत का क्या फल हुआ? जो धन गरीब बाजे वाले, फुलवारी बनाने वाले, आतिशबाजी वाले पाते, वह मूरे कंपनी और व्हाइट वे कंपनी के हाथों में पहुंच गया। मैं इसे किफायत नहीं कहता, यह अन्याय है। रात के 9 बजे थे। पद्मसिन्हा भाई के साथ बैठे हुए विवाह के संबंध में बातचीत कर रहे थे। कल बारात जाएगी। दरवाजे पर शहनाई बज रही थी और भीतर गाना हो रहा था। मदन सिंह, तुमने जो गाड़ियां भेजी हैं वह कल शाम तक अमोला पहुंच जाएंगी? पद्य सिंह, जी नहीं, दोपहरी तक पहुंच जानी चाहिए। अमोला विंध्याचल के निकट है। आज मैंने दोपहर से पहले ही उन्हें रवाना कर दिया। मदन सिंह, तो यहां से क्या क्या ले चलने की आवश्यकता होगी? पद्म सिंह, थोड़ा सा खाने पीने का सामान ले चलिए, और सब कुछ मैंने ठीक कर दिया है। मदन सिंह, नाच कितने पर ठीक हुआ? 2 ही गिरोह है ना? पद्म सिंह डर रहे थे कि अब नाच की बात आया ही चाहती है। यह प्रश्न सुनकर लज्जा से उनका सिर झुक गया। कुछ दबकर बोले, नाच को मैंने नहीं ठीक किया। मदन सिंह ने चौंक पड़े जैसे किसी ने चुटकी काट ली हो। बोले, धन्य हो महाराज, तुमने तो डोंगा ही डुबा दिया। फिर तुमने जनवासे का क्या सामान किया है? क्यों, फुर्सत ही नहीं मिली या खर्च से हिचक गए? मैंने तो इसीलिए 4 दिन पहले ही तुम्हें लिख दिया था। जो मनुष्य ब्राह्मण को नेवता देता है वह उसे दक्षिणा देने की भी सामर्थ्य रखता है। अगर तुमको खर्च का डर था तो मुझे साफ साफ लिखते, मैं यहां से भेज देता। अभी नारायण की दया से किसी का मुहताज नहीं हूं। अब भला बताओ तो क्या प्रबंध हो सकता है? मुंह में कालिक लगी कि नहीं? एक भले मानस के दरवाजे पर जा रहे हो, वह अपने मन में क्या कहेगा? दूर दूर से उसके संबंधी आए होंगे, दूर दूर के गांवों के लोग बारात में आएंगे, वह अपने मन में क्या कहेंगे? राम राम। मुंशी बैजनाथ गांव के 8 आने के हिस्सेदार थे। मदन सिंह की ओर मार्मिक दृष्टि से देखकर बोले, मन में नहीं जनाब, खोल खोल कर कहेंगे, गालियां देंगे, कहेंगे कि नाम बड़े दर्शन थोड़े और सारे संसार में निंदा होने लगेगी। नाच के बिना जनवासा ही क्या, कम से कम मैंने तो कभी नहीं देखा। शायद भैया को ख्याल ही नहीं रहा सा, या मुमकिन है लगन की तेजी से इंतजाम न हो सका हो। पद्म सिंह ने डरते हुए कहा, यह बात नहीं है। मदन सिंह, तो फिर क्या है? तुमने अपने मन में यही सोचा होगा कि सारा बोझ मेरे ही सिर पर पड़ेगा, पर मैं तो कहता हूं, मैंने इस विचार से तुम्हें नहीं लिखा था। मैं दूसरों के माथे फुलौड़ियां खाने को नहीं दौड़ता। पद्म सिंह अपने भाई की यही कर्णकटु बातें न सह सके, आंखें भर आईं। बोले, भैया, ईश्वर के लिए आप मेरे संबंध में ऐसा विचार ना करें। यदि मेरे प्राण भी आपके काम में आ सके तो मुझे आपत्ति न होगी।
मुझे यह हार्दिक अभिलाषा रहती है कि आपकी कोई सेवा कर सकूं। यह अपराध मुझसे केवल इस कारण हुआ कि आजकल शहर में लोग नाच की प्रथा बुरी समझने लगे हैं। शिक्षित समाज में इस प्रथा का विरोध किया जा रहा है और मैं भी उसी में सम्मिलित हो गया हूं। अपने सिद्धांत को तोड़ने का मुझे साहस न हुआ। मदन सिंह, अच्छा यह बात है। भला किसी तरह लोगों की आंखें तो खुली। मैं भी इस प्रथा को निंदे समझता हूं, लेकिन नक्कू नहीं बनना चाहता। जब सब लोग छोड़ देंगे तो मैं छोड़ दूंगा। मुझको ऐसी क्या पड़ी है कि सबके आगे आगे चलूं। मेरे एक ही लड़का है, उसके विवाह में मन के सब हौसले पूरे करना चाहता हूं। विवाह के बाद मैं भी तुम्हारा मत स्वीकार कर लूंगा। इस समय मुझे अपने पुराने ढंग पर चलने दो, और यदि बहुत कष्ट न हो तो सवेरे गाड़ी पर चले जाओ और बीड़ा देकर उधर से ही अमोला चले जाना। तुमसे इसलिए कहता हूं कि तुम्हें वहां लोग जानते हैं, दूसरे जाएंगे तो लुट जाएंगे। पद्म सिंह ने सिर झुका लिया और सोचने लगे। उन्हें चुप देखकर मदन सिंह ने तेवर बदल कर कहा, चुप क्यों हो, क्या जाना नहीं चाहते? पद्म सिंह ने अत्यंत दीन भाव से कहा, भैया आप क्षमा करें तो। मदन सिंह, नहीं, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता। नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। मुंशी बैजनाथ, आपको कष्ट तो होगा, पर मेरी खातिर आप ही जाए। बैजनाथ, मुझे कोई उज़र नहीं है। मदन सिंह, उधर से ही अमोला चले जाएगा। आपका अनुग्रह होगा। आप इत्मीनान रखें, मैं चला जाऊंगा। कुछ देर तीनों आदमी चुप बैठे रहे। मदन सिंह अपने भाई को कृतघ्न समझ रहे थे। बैजनाथ को चिंता हो रही थी कि मदन सिंह का पक्ष ग्रहण करने में पद्म सिंह बुरा तो मान जाएंगे, और पद्म सिंह अपने बड़े भाई की अप्रसन्नता के भय से दबे हुए थे। सिर उठाने का साहस नहीं होता था। एक ओर भाई की अप्रसन्नता थी, दूसरी ओर सिद्धांत और न्याय का बलिदान। एक ओर अंधेरी घाटी थी, दूसरी ओर सीधी चट्टान। निकलने का कोई मार्ग न था। अंत में उन्होंने डरते डरते कहा, भाई साहब, आपने मेरी भूलें कितनी बार क्षमा की हैं। मेरी एक डिठाई और क्षमा कीजिए। आप जब नाच के रिवाज को दूषित समझते हैं तो उस पर इतना जोर क्यों देते हैं? मदन सिंह झुंझलाकर बोले, तुम तो ऐसी बातें करते हो मानो देश में ही पैदा नहीं हुए, जैसे किसी अन्य देश से आए हो। एक यही क्या, कितनी कुप्रथाएं हैं जिन्हें दूषित समझते हुए भी उनका पालन करना पड़ता है। गाली गाना कौन सी अच्छी बात है, दहेज लेना कौन सी अच्छी बात है, पर लोक नीति पर न चलें तो लोग उंगलियां उठाते हैं। नाच न ले जाऊं तो लोग यही कहेंगे कि कंजूसी के मारे नहीं लाए, मर्यादा में बट्टा लगेगा। मेरे सिद्धांत को कौन देखता है? पद्य सिंह बोले, अच्छा, अगर इसी रुपए को किसी दूसरी उचित रीति से खर्च कर दीजिए, तब तो किसी को कंजूसी की शिकायत न रहेगी। आप 2 डेरे ले जाना चाहते हैं। आजकल लगन तेज है, 300 से कम खर्चना पड़ेगा। आप 300 की जगह 500 रुपए के कंबल लेकर अमोला के दीन दरिद्रों में बांट दीजिए, तो कैसा हो? कम से कम 200 मनुष्य आपको आशीर्वाद देंगे, और जब तक कंबल का एक एक धागा भी रहेगा, आपका यश गाते रहेंगे। यदि यह स्वीकार न हो तो अमोला में 200 रुपए की लागत से एक पक्का कुआं बनवा दीजिए। इसी से चिरकाल तक आपकी कीर्ति बनी रहेगी। रुपयों का प्रबंध मैं कर दूंगा। मदन सिंह ने बदनामी का जो सहारा लिया था वह इन प्रस्तावों के सामने न ठहर सका। वह कोई उत्तर सोच ही रहे थे कि इतने में बैजनाथ, यद्यपि उन्हें पद्म सिंह के बिगड़ जाने का भय था, तथापि इस बात में अपनी बुद्धि की प्रकांडता दिखाने की इच्छा उस भय से अधिक बलवती थी। इसलिए बोले, भैया, हर काम के लिए एक अवसर होता है। दान के अवसर पर दान देना चाहिए, नाच के अवसर पर नाच। बेजोड़े बात कभी भली नहीं लगती। और फिर शहर के जानकार आदमी हो तो एक बात भी है, देहात के उजड़ जमींदारों के सामने आप कंबल बांटने लगेंगे तो वह आपका मुंह देखेंगे और हंसेंगे। मदन सिंह निरुत्तर से हो गए थे। मुंशी बैजनाथ के इस कथन से खिल उठे। उनकी ओर कृतज्ञता से देखकर बोले, हाँ, और क्या होगा? बंसत में मल्हार गाने वाले को कौन अच्छा कहेगा? कुस्मे की कोई बात अच्छी नहीं होती। इसी तो मैं कहता हूं कि आप सवेरे चले जाए और दोनों डेरे ठीक कराए। पद्म सिंह ने सोचा, ये लोग तो अपने मन की करेंगे ही, पर देखूं किन युक्तियों से अपना पक्ष सिद्ध करते हैं। भैया को मुंशी वैद्यनाथ पर अधिक विश्वास है, इस बात का भी उन्हें बहुत दुख हुआ। अतएव वह निसंकोच होकर बोले, तो ये कैसे मान लिया जाए कि विवाह आनंदोत्सव ही का समय है? मैं तो समझता हूं दान और उपकार के लिए इसे उत्तम और कोई अवसर न होगा। विवाह एक धार्मिक व्रत है, एक आत्मिक प्रतिज्ञा है। जब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, जब हमारे पैरों में धर्म की बेड़ी पड़ती है, जब हम सांसारिक कर्तव्य के सामने अपने सिर को झुका देते हैं,
जब जीवन का भार और उसकी चिंताएं हमारे सिर पड़ती है, तो ऐसे पवित्र संस्कार पर हमको गंभीर से काम लेना चाहिए। यह कितनी निर्दयता है कि जिस समय हमारा आत्मीय युवक ऐसा कठिन व्रत धारण कर रहा हो, उस समय हम आनंदोत्सव मनाने बैठे, वह इस गुरुतर भार से दबा जाता हो और हम नाच रंग में मस्त हों। अगर दुर्भाग्य से आजकल यही उल्टी प्रथा चल पड़ी है, तो क्या यह आवश्यक है कि हम भी उसी लकीर पर चलें? शिक्षा का कम से कम इतना प्रभाव तो होना चाहिए कि धार्मिक विषयों में हम मूर्खों की प्रसन्नता को प्रधान न समझें। मदन सिंह फिर चिंता सागर में डूबे। पद्म सिंहा का कथन उन्हें सर्वथा सत्य प्रतीत होता था, पर रिवाज के सामने न्याय, सत्य और सिद्धांत सभी को सिर झुकाना पड़ता है। उन्हें संशय था कि बैजनाथ अब कुछ उत्तर न दे सकेंगे, लेकिन मुंशी जी अभी हार नहीं मानना चाहते थे। वह बोले, तुम वकील हो, तुमसे बहस करने की लियाकत हम में कहां है, लेकिन जो बात सनातन से होती चली आई है, चाहे वह उचित हो या अनुचित, उसके मिटाने से बदनामी अवश्य होती है। आखिर हमारे पूर्वज निरे जाहिल जपट तो थे नहीं, उन्होंने कुछ समझकर ही तो इस रस्म का प्रचार किया होगा। मदन सिन्हा को यह युक्ति सूझी थी। बहुत प्रसन्न हुए। बैजनाथ की ओर सम्मानपूर्ण भाव से देखकर बोले, अवश्य। उन्होंने जो प्रथाएं चलाई है, उन सब में कोई ना कोई बात छिपी रहती है, चाहे वह आजकल हमारी समझ में ना आए। आजकल के नए विचार वाले लोग उन प्रथाओं के मिटाने में ही अपना गौरव समझते हैं, अपने सामने उन्हें कुछ समझते ही नहीं। वह ये नहीं देखते कि हमारे पास जो विद्या, ज्ञान, विचार और आचरण है, वह सब उन्हीं पूर्वजों की कमाई है। कोई कहता है, ये ज्योपवीत से क्या लाभ? कोई शिखा की जड़ काटने पर तुला हुआ है, कोई इसी धुन में है कि शूद्र और चांडाल सब क्षत्रिय हो जाएं, कोई विधवाओं के विवाह का राग आलापता फिरता है, और तो और कुछ ऐसे महाशय भी है जो जाति और वर्ण को भी मिटा देना चाहते हैं। तो भाई, ये सब बातें हमारे मान की नहीं है। जो उन्हें मानता हो माने, हमको तो अपनी वही पुरानी चाल पसंद है। अगर जिंदा रहा तो देखूंगा कि यूरोप का पौधा यहां कैसे कैसे फल लाता है। हमारे पूर्वजों ने खेती को सबसे उत्तम कहा है, लेकिन आजकल यूरोप की देखा देखी लोग मिल और मशीनों के पीछे पड़े हुए हैं। मगर देख लेना, ऐसा कोई समय आएगा कि यूरोप वाले स्वयं चेतेंगे और मिलों को खोद खोद कर खेत बनाएंगे। स्वाधीन कृषक के सामने मिल के मजदूरों की क्या हस्ती? वह भी कोई देश है जहां बाहर से खाने की वस्तुएं ना आए तो लोग भूखों मरे। जिन देशों में जीवन ऐसे उल्टे नियमों पर चलाया जाता है, वह हमारे लिए आदर्श नहीं बन सकते। शिल्प और कला कौशल का यह महल उसी समय तक है जब तक संसार में निर्बल, असमर्थ जातियां वर्तमान हैं। उनके गले सस्ता माल मढ़कर यूरोप वाले चैन करते हैं, पर ज्यों ही ये जातियां चौंकेंगी, यूरोप की प्रभुता नष्ट हो जाएगी। हम ये नहीं कहते कि यूरोप वालों से कुछ मत सीखो, नहीं, वह आज संसार के स्वामी हैं और उनमें बहुत से दिव्य गुण हैं। उनके गुणों को ले लो, दुर्गुणों को छोड़ दो। हमारे अपने रीति रिवाज हमारी अवस्था के अनुकूल है, उनमें काट छांट करने की जरूरत नहीं। मदन सिंह ने ये बातें कुछ गर्व से की, मानो कोई विद्वान पुरुष अपने निज के अनुभव प्रकट कर रहा है, पर यथार्थ में ये सुनी सुनाई बातें थीं जिनका मर्म वह खुद भी न समझते थे। पद्म सिंह ने इन बातों की बड़ी धीरता के साथ सुना, पर उनका कुछ उत्तर न दिया। उत्तर देने से बात बढ़ जाने का भय था। कोई बात जब विवाद का रूप धारण कर लेता है तो वह अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है, बाद में नम्रता और विनय प्रबल युक्तियों से भी अधिक प्रभाव डालती है। अतएव वह बोले, तो मैं ही चला जाऊंगा, मुंशी बैजनाथ को क्यों कष्ट दीजिएगा। वह चले जाएंगे तो यहां बहुत सा काम पड़ा रह जाएगा। आइए मुंशी जी, हम दोनों आदमी बाहर चले, मुझे आपसे अभी कुछ बातें करनी है। मदन सिंह, तो यही क्यों नहीं करते? कहो तो मैं ही हट जाऊं? पद्य सिन्हा, जी नहीं, कोई ऐसी बात पर ये बातें मैं मुंशी जी से अपनी शंका समाधान करने के लिए कर रहा हूं। हाँ भाई साहब, बतलाइए, अमोला के दर्शकों की संख्या क्या होगी? कोई 1000। अच्छा, आपके विचार में कितने इनमें दरिद्र किसान होंगे, कितने जमींदार? बैजनाथ, ज्यादा किसान ही होंगे, लेकिन जमींदार भी 200-300 से कम न होंगे। पद्म सिंह, अच्छा, आप ये मानते हैं कि दीन किसान नाच देखकर उतने प्रसन्न न होंगे जितने धोती या कंबल पाकर? बैजनाथ भी सशस्त्र थे, बोले, नहीं, मैं नहीं मानता। अधिकतर ऐसे किसान होते हैं जो दान लेना कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वह जलसा देखने आएंगे और जलसा अच्छा न होगा तो निराश होकर लौट जाएंगे। पद्म सिंह चकराए। सुकराती प्रश्नों का जो क्रम उन्हें मन में बांध रखा था वह बिगड़ गया।
समझ गए कि मुंशी जी सावधान है, अब कोई दूसरा दांव निकालना चाहिए। बोले, आप ये मानते हैं कि बाजार में वही वस्तु दिखाई देती है जिसके ग्राहक होते हैं और ग्राहकों के न्यूनाधिक होने पर वस्तु का न्यूनाधिक होना निर्भर है। बैजनाथ, जी हां, इसमें कोई संदेह नहीं। पद्म सिंह, इस विचार से किसी वस्तु के ग्राहक ही मानो उसके बाजार में आने के कारण होते हैं। यदि कोई मांस न खाए तो बकरे की गर्दन पर छुरी क्यों चले? बैजनाथ समझ रहे थे कि ये मुझे किसी दूसरे पेंच में ला रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक उसका मर्म न समझा था। डरते हुए बोले, हां, बात तो यही है। पद्म सिंह, जब आप ये मानते हैं तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जो लोग वेश्याओं को बुलाते हैं, उन्हें धन देकर उनके लिए सुख विलास की सामग्री जुटाने और उन्हें ठाट बाट से जीवन जीने के योग्य बनाते हैं, वे उस कसाई से कम पाप के भागी नहीं हैं जो बकरे की गर्दन पर छुरी चलाता है। यदि मैं वकीलों को ठाट के साथ टमटम दौड़ाते हुए न देखता तो क्या आज मैं वकील होता? बैजनाथ ने हंसकर कहा, भैया, तुम घुमा फिराकर अपनी बात मनवा लेते हो, लेकिन बात जो कहते हो वह सच्ची है। पद्म सिंह, ऐसी अवस्था में क्या समझना कठिन है कि सैकड़ों स्त्रियां जो हर रोज बाजार में झरोखों में बैठी दिखाई देती है, जिन्होंने अपनी लज्जा और सतीत्व को भ्रष्ट कर दिया है, उनके जीवन का सर्वनाश करने वाले हम ही लोग हैं। वह हजारों परिवार जो आए दिन इस कुवासना की भंवर में पड़कर लुप्त हो जाते हैं, ईश्वर के दरबार में हमारा ही दामन पकड़ेंगे। जिस प्रथा से इतनी बुराइयां उत्पन्न हो, उसका त्याग करना क्या अनुचित है? मदन सिंह बहुत ध्यान से ये बातें सुन रहे थे। उन्होंने इतनी उच्च शिक्षा पाई थी जिससे मनुष्य विचार स्वातंत्र्य की धुन में सामाजिक बंधनों और नैतिक सिद्धांतों का शत्रु हो जाता है। नहीं, वह साधारण बुद्धि के मनुष्य थे। कायल होकर बदबढ़ाव करते रहना उनकी सामर्थ्य से बाहर था। मुस्कुराकर मुंशी बैजनाथ से बोले, कहिए मुंशी जी, अब क्या कहते हैं? है कोई निकलने का उपाय? बैजनाथ ने हंसकर कहा, मुझे को कोई रास्ता नहीं सूझता। मदन सिंह, कुछ दिनों वकालत पढ़ ली होती तो यह भी करता। यहां अब कोई जवाब ही नहीं सूझता। क्यों भय? अब पद्म सिंह, मान लो तुम मेरी जगह होते तो इस समय क्या जवाब देते? हंसकर जवाब तो कुछ न कुछ जरूर ही देता, चाहे तुक मिलती या न मिलती। मदन सिंह, इतना तो मैं भी कहूंगा कि ऐसे जलसों से मन अवश्य चंचल हो जाता है। जवानी में जब मैं किसी जलसे से लौटता तो महीनों तक उसी वेश्या के रंग रूप हाव भाव की चर्चा किया करता। बैजनाथ, भैया, पद्म सिंह के ही मन की होने दीजिए, लेकिन कंबल अवश्य बंटवाए। मदन सिंह, एक कुआं बनवा दिया जाए तो सदा के लिए नाम हो जाएगा। इधर भांवर पड़ी, उधर मैंने कुएं की नींव डाली। अगर यह प्रस्तुति आपको प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और साहित्य सागर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।